हमने पिछली क्लास के अंदर प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद कंप्लीट कर लिया था। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने हल किया था। आज हम जो देखने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 3, जिसका नाम है आपके सामने लिखा हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है ये और इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसका बेसिक देखेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे अपने पॉइंट चलेंगे, जैसे मैं 3.1 कराऊंगा तो 3.1 का बेसिक पूरा उसी के अंदर कराऊंगा, 3.2 का बेसिक उसी के अंदर होगा, 3.3 का बेसिक उसी के अंदर, इसी तरीके से लास्ट तक चलेंगे। बाकी इसके अंदर जो बेसिक है वो मैंने आपको बहुपद में बता रखा है, उसी से रिलेटेड इसमें है, तो ज़्यादा कोई बताने की दोबारा आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये होता क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक है उसको हम चर्चा करेंगे, फिर क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पता चल रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं एक बार देखो, युग्म का मतलब क्या हुआ, पहले आप ये दिमाग लगाओ कि जो युग्म होता है, युग्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। यानी 2 या 2 से अधिक या 3 या 4 या 5 भी है, जोड़ा बोल सकते हैं अपन। जैसे मैंने कहा कि मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाले और उसमें मैंने जोड़ा बनाया, कि जैसे मैंने 2-2 का जोड़ा बनाया, फिर आप कहते हो सर हमने 3-3 का जोड़ा बनाया, इसे हम बोलते हैं युग्म। लेकिन यहाँ इसका मतलब युग्म तो हो गया। अब एक बार मैं इस युग्म को हटा रहा हूँ, ठीक है। इस युग्म को हटा दिया तो पीछे क्या बचा, ध्यान देना। यहाँ से जैसे ही मैंने युग्म को हटाया तो प्यारे बच्चों पीछे जो नाम बचा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये कक्षा 9th में एक्सरसाइज जो थी आपकी, वो सेम ही एक्सरसाइज बन चुकी है। नाम देखें तो केवल 10th क्लास में एक नाम चेंज किया गया है, केवल क्या लगाया गया है, युग्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 9th तक तो सिर्फ एक बात पढ़ रहे थे कि 9th क्लास में तो आपने केवल 2 चर वाले रैखिक समीकरण जरूर पढ़ा, लेकिन उसके अंदर समीकरण है ना, वो केवल एक ही पढ़ा था। उसमें आपने 2 समीकरण नहीं लिए थे, युग्म नहीं लिया था। अभी जो 10th क्लास में आप पढ़ोगे उसमें समीकरण आप एक ने लेके कितने लोगे, 2, यानी युग्म लोगे, जोड़ा लेंगे। इनसे आधारित क्वेश्चन को हम हल करेंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं है ना। जो 9th में पढ़ा था वही बेसिक, जो हमने बहुपद में इसमें पढ़ा था वही बेसिक पुनः दोबारा आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों 2 का मतलब 2 ही होता है, पता आप लोगों को। चर का मतलब क्या हुआ, चर हमने देख लिया था ना। तो एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि एक तो अपने पास होता है चर, 2 प्रकार की राशि अपने पढ़ी थी ना बहुपद में। नहीं देखा है तो आप उस क्लास को जाके बढ़िया तरीके से समझ लेना, सारा बेसिक आएगा इसमें काम। चर और अचर हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों जो चर होते हैं ना, वो होते क्या है, चर जो होते हैं उसके अंदर ऐसे नंबर्स आते हैं x y z जो क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि बोलते हैं। यानी x का मान जो है अलग अलग निकल के आएगा। बात करें अचर राशि की, तो अचर राशि के अंदर कोई भी नंबर ले लो, ये सारे नंबर्स वगैरह जो भी हैं वो क्या कहलाता है, अचर राशि कहलाता है। तो ये अचर राशि, तो चर और अचर राशि यहाँ पर काम आएगा। लेकिन इस नाम के अंदर आपको चर का पता चल रहा है, इसका मतलब 2 चर लेने, आप x y ले सकते हैं, y z ले सकते हैं, लेकिन लेने कितने हैं, तो कोई भी ले सकते हैं, p ले लो, q ले लो, t ले लो, जो भी आपकी इच्छा है ले सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों लेने कितने हैं, 2 लेने हैं। कितने चर लेने, 2 चर। यहां तक कंप्लीट। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं आपको बात बता दूं कि रैखिक, आपने इससे जस्ट पीछे वाली प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ध्यान देना थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देना किसके अंदर कि सर एक तो होता है रैखिक बहुपद और एक होता है आपके रैखिक समीकरण। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में ध्यान दे लेते हैं। तो मेरी बात सुनिए आप लोग कि सबसे पहले मैं बताऊं कि आपने रैखिक बहुपद पढ़ा था, उसमें हमने एक बात पढ़ा था, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं,
एक रेखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन उसमें एक बात आई थी अपने कि इसके जब भी अपन क्वेश्चन करते थे उन क्वेश्चनों के अंदर एक फॉर्मेट जो होता था वो इस तरीके से लिखा होता था, जो भी आप लोगों को पता है, x+3 एक बहुपद है, लेकिन ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। यदि मैं इस फॉर्मेट को समीकरण में बनाना चाहूं, देखो यहां पर भी रेखी का मतलब तो वही है, रेखी का मतलब वही है कि चर जो होगा चाहे एक हो चाहे दो हो, उसकी मैक्सिमम जो घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। बात तो वही है, लेकिन यहां नाम जुड़े समीकरण। तो समीकरण क्या होता है मैं पहले इसके बारे में बता देता हूं। तो समीकरण प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा कि समीकरण जो होता है उसका मतलब ये होता है समता, दोनों तरफ समानता। जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास यहां देखा मैंने दो प्रकार के मेरे पास तराजू मान सकते हैं आप, इनके अंदर हमने कुछ वजन रखा और वजन रखने के बाद हमने क्या किया, इसमें चेक करते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ रखा 5 kg का वाट रखा और यहाँ जैसे देखें कोई हमने सामान रख दिया और जैसे इसको हमने तोलना स्टार्ट किया, यहाँ से ये जुड़े हुए होंगे इससे, आपने देखा होगा, और यहाँ जो होगा इसके अंदर एक इस तरीके से लगा होगा जो यहाँ पर आपके बीचों बीच आएगा। तब आप कहोगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या इक्वल है, बराबर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बराबर। ये वैल्यू जब आपस में तुलना करते हैं तब बराबर आ जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, बराबर। अच्छा, और बराबर का दूसरा नाम बोल सकते हैं समता, यानी समानता। दोनों के अंदर क्या समानता, ये भी 5 kg ये भी 5 kg। इसका मतलब आप लोगों को पता चला कि समीकरण जो भी है उसका मतलब ये है कि जैसे आपने लिखा कि x बराबर 5, ये एक समीकरण है। अब आपको बात क्या ध्यान में रखनी है कि समीकरण उसे कहते हैं जिसमें बराबर का चिन्ह लगा है। इतने सी बात ध्यान रख लो, बाकी मामला सारा उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है? यानी समीकरण जिसमें बराबर का प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। अब बात आप लोगों को पता चली, क्या इसमें बराबर का प्रयोग है, नहीं प्रयोग है, इसका मतलब ये समीकरण नहीं है। यदि मैं इसी एग्जाम्पल को यहां पर लिखूं, इसी एग्जाम्पल को मैं लिखूं x+3 और बराबर लगा के मैंने लिख दिया 5, बराबर लगा के 5, तो आप बोलोगे सर इसमें बराबर आ चुका है, इसलिए ये क्या बन गया, एक है रेखिक समीकरण बन गया। तो समीकरण का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर बराबर का प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। इसका मतलब आप लोगों को अब पता चल गया रेखिक समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात 1 हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक समीकरण। लेकिन समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। मामला सेट है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको तो हम ऐसा भी लिखते थे ना कि f(x) = x+3, आप कहोगे इसमें भी बराबर लगा हुआ है। आप इसको लिखते थे g(x) = x+5, तो ये तो अपन इसमें मानते थे, फिक्स नहीं होते। तो यहां से इनके इक्वल में कुछ नहीं है ना, इसलिए ये तो बहुपद ही कहलाएंगे। जब इनके इक्वल में कुछ ना कुछ वैल्यू है तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो वो आएगा क्या, 5। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात अपने को यहां से ध्यान में रखनी है। तो आपको पता चला कि चर क्या है, आपको पता चला रेखिक समीकरण क्या होता है, रेखिक बहुपद क्या होता है, यहां तक कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं पूरी की डेफिनेशन, देखें कि बुक के आधार पर, क्वेश्चनों के आधार पर हम बात करें तो किस प्रकार से हमारे सामने आएगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो ये सारे बेसिक वही रिलेटेड है जो पीछे वाली एक्सरसाइज अपन करते रहेंगे, उन्हीं से रिलेटेड होगा। तो साथ साथ चलें, कंप्लीट करते रहें। किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण, तो हम लिखेंगे वह रेखिक समीकरण। आपको पता चल गया रेखिक समीकरण क्या होता है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, वह रेखिक समीकरण जिसे ax + by + c के रूप में बराबर 0 बोल सकते हैं या कुछ और भी हम बोल सकते हैं। तो ax + by + c = 0 के रूप में
लिख सके या व्यक्त कर सके के रूप में व्यक्त कर सके उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब आप लोगों को पता चला कि ऐसे समीकरण जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकें, उससे हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे मैं आपको इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ ना, तो ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने लिखा कि 2x प्लस 5y बराबर में 0, तो ये एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण को लिखने का तरीका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही पोर्शन होता है। तो इसमें आप यहाँ पर प्लस के अंदर कोई नंबर नहीं है तो 0 ले लो, है तो उसको लिख दो इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण। अच्छा, अब अपने को बात क्या करनी है कि रैखिक समीकरण युग्म की बात करनी है। ध्यान देना, इसके आगे एक नाम जोड़ना है, युग्म। इसका मतलब, युग्म का मतलब हो गया प्यारे बच्चों जोड़ा। क्या लेना? जोड़ा। तो आपको जब जोड़ा लेना है तो ये एक समीकरण, इसके साथ एक समीकरण और ले लो, तो क्या बन गया? युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। यानी मैं इस पूरे का एग्जाम्पल बताना चाहूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण, तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और प्लस के अंदर 5 इज इक्वल टू 0, और लिख दिया 5x प्लस 2y प्लस के अंदर 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक प्रकार का क्या बन गया? युग्म, यानी जोड़ा बन गया। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। आई बात समझ में? अब इतना काम होने के बाद एक बात आप लोगों को और ध्यान में रखनी है। वो बात क्या? देख लो, हम लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? व्यापक रूप। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप भी आप लिख सकते हैं। समीकरण के युग्म का व्यापक रूप वो क्या होता है? ध्यान दो। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी समीकरण अपन ले सकते हैं, वो सारे के सारे किस रूप में होता है उसे ही हम व्यापक रूप बोलते हैं। वो कैसे? ध्यान दो, चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक समीकरण की मैं बात करूं, जैसे दो समीकरण लेंगे ना, दो क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पर क्या है? युग्म है। तो मैंने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस रूप में लिखेंगे तभी वो क्या कहलाएगी? आपके रैखिक समीकरण दो चर वाली कहलाएगी। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान देना कि a, b और c यहाँ पर वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने एक समीकरण लेके सर एक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर युग्म है, तो हम एक और ले लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कितने समीकरण हो गए? 2। तो हम ये काम करते हैं कि जो एक नंबर है ना, उसका नाम दे देते हैं 1 1 1, इसका नाम दे देते हैं 2 2 2। तो ये आपके पास दो समीकरण व्यापक रूप बन चुका है। ये एक नंबर समीकरण का व्यापक रूप, 2 नंबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? आपके पास युग्म है। समीकरणों का क्या है? युग्म। कैसे समीकरणों का? दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान दे लेना कि यहाँ पर जो अपने पास लिखा गया, मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। ए बी सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर हम ये नहीं लिख सकते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 आ जाए, ये तो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये कैसे आगे बात करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आप ये नहीं लिख सकते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A1 का और B2 का, ये आप नहीं लिख सकते। ऐसा ही काम A2 का और B2 का स्क्वायर 0 नहीं लिख सकते। यहां पर भी आप 1 ही लिख सकते। जैसे A1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं हो सकता। A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर बराबर क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्लियर?
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे देखें, इतना मामला होने के बाद दो तीन बातें अपने को ये ध्यान में रखनी थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इन समीकरणों का व्यापक रूप क्या होता है। अब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए यहां पर जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है। कैसे, कितनी है, ध्यान दे लो कि प्रश्नावली नंबर जो है आपकी प्रश्नावली 3 जो है उसके काफ़ी पार्ट हैं। जैसे मैं बताऊं कि सबसे पहले मैं बात करूं आपके प्रश्नावली कौन सी प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 की, ठीक है। फिर मैं बात करूं प्रश्नावली 3.2 सीधा ही लिख देता हूं मैं 3.1, 3.2 और बात करें 3.3 और बात करें 3.4 और बात करें 3.5 और बात करें 3.6। इतनी बड़ी एक्सरसाइज है। तो इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये माइंड में तो होना चाहिए ना। ये जब दिमाग में होगा तभी तो हम इसके आगे काम करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं इसको, ये सारा आप लोगों को रास्ता पहले पता होना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, ये प्रश्नावली 3 के अंदर सबसे पहले मैं बताऊं कि आप एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या क्या पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो नंबर 1 है उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर आपको कुछ समस्याएं दे रखी होगी, यानी कुछ लाइनें दे रखी होगी। उन लाइनों से आपको करना क्या है, आपको बीजगणित समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, बीजगणित समीकरण, बीजगणितीय समीकरण बनाना। और उसके बाद आपको ग्राफीय रूप में भी क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। यानी समीकरण कैसी बनानी है, बीजगणित के समीकरण। अच्छा, बीजगणित के समीकरण क्या होती है मैं बता दूं। जैसे 2x + y + 0 = 0 या फिर 5 = 0। तो ये एक प्रकार की बीजगणित समीकरण है जिसमें x, y, z और संख्याएं साथ में मिक्स हो, उसे बीजगणित समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो पहला काम बीजगणित समीकरण बनाएंगे कैसे, आपको कुछ लाइनें दे रखी होगी, उन लाइनों को पढ़ के समीकरण बनाओ, फिर उसको ग्राफ बना के छोड़ना है। अब ग्राफ कैसे बनेगा बढ़िया तरीके से समझेंगे, एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 3.2 के अंदर। 3.2 के अंदर प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना। 3.2 के अंदर आप जो पढ़ोगे उसके अंदर आप जो आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे उनसे आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, आप लिख सकते हो बीजगणित समीकरणों का, ऐसे लिख सकते हैं गणितीय या बीजगणितीय समीकरणों का ग्राफीय हल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्राफीय हल। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना, ग्राफीय हल क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, बीजगणितीय समीकरण, जो समीकरण दे रखी होगी उनके आधार पर हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ के अंदर उसका आंसर बताना है कि उस समीकरण का आंसर क्या निकल के आएगा। क्लियर है। तो ये काम 3.2 के अंदर काम करना है। 3.3 की मैं बात करूं तो 3.3 के अंदर आपको एक बात जो पढ़ना है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है। क्या पढ़नी है, प्रतिस्थापन। बीजगणितीय समीकरण जो होगा ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि से हल, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मैं सीधा ही लिख रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि से हल। यानी जो आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण दे रखी होगी उसको किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। होती क्या है, जब ये एक्सरसाइज चलेगी उससे पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा। बात करते हैं 3.4 के अंदर। 3.4 के अंदर जो हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंदर हम दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। ये एक तरीका है, अलग अलग प्रकार का हल करने का तरीका है। पहले ग्राफ से करेंगे, फिर प्रतिस्थापन से करेंगे, फिर विलोपन से करेंगे। इन सब को हम बढ़िया तरीके से एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। ग्राफ का तो पूछता है।
अच्छा ठीक है, 3.5 की बात करें तो 3.5 के अंदर आपके आता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो 3.5 के अंदर हम किसका पढ़ेंगे? वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल निकालेंगे। अब बात करते हैं 3.6। 3.6 के अंदर आपको क्या पढ़ना है ये ध्यान दे लो। 3.6 के अंदर प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ समस्याएं दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? समस्याएं। उन समस्याओं को क्या करना है? आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। समस्याओं का क्या करना है? हल करना है। पहली बात तो ये मैं बोल सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा होगा, आपको कुछ समीकरणें दे रखी होगी। समीकरणें को दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना एवं हल निकालना, हल ज्ञात करना। तो ध्यान देना क्या क्या पढ़ना है, दोबारा देख लीजिए। समस्याएं का हल करना, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज में दे रखे होंगे, उनका समीकरण बनाओ, आंसर निकालो। समीकरणों को दो चर वाले रैखिक, कुछ समीकरण आपको दे रखे होंगे बट्टे के अंदर, ऊपर नीचे जो भी है, उसको आपको किस में बदलना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण में। उसके बाद उसका क्या निकालना है? आंसर ज्ञात करना है। क्लियर? तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले इस प्रश्नावली में दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे कि उनका कैसे आंसर निकलेगा। युग्म की चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखना। युग्म मतलब दो दो समीकरण साथ में आएगा, उनको उसका आंसर निकालना। और उसका आंसर निकालने की विभिन्न विधियां हैं, जैसे ग्राफीय विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो ये तीन चार प्रकार की विधियां जो है, ये विधियां आपको ध्यान में रखनी है। इन विधियों का प्रयोग करके आप किसी भी समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी वैसे वैसे अपन काम करेंगे। एक बार तो सोचा था कि पूरा साथ में बता दूं बेसिक, लेकिन बहुत लंबा हो जाता, इसलिए जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी उसके साथ ही अपन बेसिक कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो उसके बारे में क्या क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैंने बता दिया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे 3.1 से। ओके।